नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी संकुचन होता है तो उसमें उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि क्या होती है, उसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। इस मैकेनिज्म को समझने से पहले मसल के अंदर यानी मसल से जो सेल है यानी जो सार्कोमियर है, मसल सेल को जैसे सार्कोमियर कहते हैं हम, तो सार्कोमियर में ऐसे कौन कौन से घटक होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भाग लेते हैं। तो उसमें एक होता है मायोसिन, और वो मायोसिन जो है वो थिक फाइबर्स बनाते हैं। जो उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, जो स्ट्रिप्ड मसल्स हैं उसके अंदर, उसमें थिक फाइबर मायोसिन के होते हैं। दूसरा घटक होता है एक्टिन। एक्टिन जो होते हैं वो थिन फाइबर्स होते हैं, यानी पतले वाले जो तंतु होते हैं वो एक्टिन के होते हैं। तीसरा घटक होता है ट्रोपोमायोसिन, जो कि एक्टिन के साथ में एक्टिन को जब फाइब्रस फॉर्म के अंदर लाते हैं तो उस समय ट्रोपोमायोसिन काम में आता है। तीसरा होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन भी एक्टिन को फाइब्रस फॉर्म में लाने के लिए काम में आता है। तो ये तो इसके घटक हो गए। अब हम थोड़ा सा जो है एक्टिन और मायोसिन इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ग्लोब्यूलर फॉर्म का प्रोटीन होता है, और जब उसका पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन के बाद में वह डबल हेलिक्स फाइब्रस फॉर्म में आ जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये डबल हेलिक्स फाइब्रस फॉर्म के अंदर आ गया। तो एक तो इसमें जो एक्टिन के जो ग्लोब्यूल्स है यानी जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन होकर के और डबल हेलिक्स फॉर्म में आ गया। साथ में इसमें एक ट्रोपोमायोसिन जो एक घटक है वह एक फाइब्रस फॉर्म में ही होता है ऑलरेडी, जो इसके साथ में अटैच होकर के इसको जो है स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तीसरा इसके साथ में जुड़ा रहता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है वो भी इसके साथ में जुड़ करके इसको स्थायित्व प्रदान करता है, ये भी इसका घटक होता है। लेकिन अगर हम इन सब घटक को अलग अलग देखें तो उसमें एक जो है ट्रोपोमायोसिन, दूसरा एक्टिन, क्योंकि एक्टिन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ये जो फाइब्रस फॉर्म है ये ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोमायोसिन फाइब्रस फॉर्म, ये ट्रोपोमायोसिन हो गया। ये हो गया एक्टिन जो ग्लोब्यूलर फॉर्म के अंदर है। और तीसरा जो है वो है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो इनहिबिटर का काम करता है, यानी इस फॉर्मेशन को रोकने का काम करता है। ट्रोपोनिन TNI, ट्रोपोनिन इनहिबिटर का काम करता है। दूसरा होता है इसमें ट्रोपोनिन T, जिसको ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, यानी इस ट्रोपोमायोसिन को बनाने में यह काम आता है ट्रोपोनिन। तीसरा होता है ट्रोपोनिन C, जो कि कैल्शियम को बाउंड करने में काम आता है। इस तरह से ये 3 जो फैक्टर है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये मिल करके एक्टिन फिलामेंट को फाइब्रस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर दूसरा जो है इसका मायोसिन पार्ट। तो मायोसिन भी एक फाइब्रस फॉर्म है, यानी ये जो थिक इसके जो फिलामेंट्स होते हैं उसको ये बनाता है। तो उसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है हैवी मीरोमायोसिन और दूसरा होता है लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन होता है वो इसका हेड बनाते हैं और उसका टेल बनाते हैं, जबकि लाइट मीरोमायोसिन इसका मेन जो फाइब्रस पार्ट है उसको बनाते हैं। तो इस तरह से चारों जो घटक है, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये मिल करके ये सारे घटकों का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से ये अरेंज रहते हैं सारे फाइबर्स। तो उसमें हम पहले ये पढ़ चुके हैं, पिछला जो टाइप्स ऑफ मसल्स और स्ट्रक्चर ऑफ मसल वाले टॉपिक के अंदर,
कि एक मसल सेल के अंदर जो इसकी जो बाउंड्री होती है वह जेड लाइन टू जेड लाइन होती है, यानी एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का जो भाग होता है वो एक जो इसका सार्कोमियर है उसका भाग होता है। तो ये एक इसकी जो है वो क्रियात्मक इकाई है। इस क्रियात्मक इकाई के अंदर ये थिन फाइबर्स जो एक्टिन के हैं और थिक फाइबर्स जो मायोसिन के, ये इस तरह से अरेंज रहते हैं। ये थिन फाइबर के कारण जेड लाइन से जो ए बैंड है उसके बीच में ये एरिया होता है जिसको आई बैंड कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर ये जो मायोसिन फाइबर्स हैं इसका जो एरिया है वो कहलाता है ए बैंड। ए बैंड क्या, जहाँ पर ये जो एक्टिन और मायोसिन यानी थिन और थिक फाइबर्स जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं ये डार्क होता है और बीच वाला कंपैरेटिवली लाइट कलर का होता है, इसलिए बीच वाले भाग को जेड जोन कहते हैं। जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये दोनों जेड लाइन एक दूसरे के नज़दीक आती है, धीरे धीरे इसकी डिस्टेंस कम होती जाती है और जेड जोन ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। डिक्रीज होते होते लास्ट में डिसअपीयर हो जाता है। जेड जोन डिसअपीयर हो जाता है। उसका कारण सिंपल सा यह है कि जो मायोसिन और एक्टिन ये जो फाइबर्स है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए दोनों जो है वो दोनों तरफ की जेड लाइन है उसको टच कर देते हैं, मायोसिन यानी थिक फाइबर्स। और जो थिन फाइबर्स है दोनों तरफ के जो जेड लाइन से अटैच है वो आपस में मिल जाते हैं, जिससे एच जोन पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है। अब यह किस तरह से होता है तो उसको समझाने के लिए एक जो मॉडल दिया हुआ है वह है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इस स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के द्वारा इसको समझाया गया है कि किस तरह से दोनों फिलामेंट यानी थिक और थिन यानी मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे को ऊपर कैसे स्लाइड करते हुए यह मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं। तो इनके ऊपर क्रॉस ब्रिज बनते हैं और क्रॉस ब्रिज जो होते हैं वो पार्ट होते हैं थिक फिलामेंट के यानी मायोसिन के। तो मायोसिन का जो हेड पार्ट है, जो ग्लोब्यूलर पार्ट होता है हेड पार्ट इसका, उस हेड पार्ट का जो है वो कनेक्शन होता है एक्टिन के साथ में और ये दोनों मिलकर के यहाँ एक्टोमायोसिन बनाते हैं। और जो एक्टोमायोसिन बनता है यानी ब्रिज फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान इसमें एटीपी खर्च होती है और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर ये प्रक्रिया होती है। तो एटीपी जो होती हैं वो एटीपीएज एंजाइम के द्वारा टूटती हैं, जिससे जो एनर्जी निकलती है उससे यह वर्क करता है और एटीपी जो है एडीपी में टूट जाती है। तो इसी तरह से कैल्शियम आयन, एटीपी और एंजाइम ये सब मिलकर के एक्टोमायोसिन बनाने का काम करते हैं। एक्टोमायोसिन बनने का मतलब है यहाँ ब्रिज फॉर्मेशन हो गया है एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट के बीच में। जैसे ही ब्रिज फॉर्मेशन होगा तो फिर इसमें इस कॉन्ट्रैक्शन से इसमें जो है वो इसकी जो है ये जो बना है दोनों, जैसे ही एक्टोमायोसिन बनेगा तो इसकी साइज के अंदर छोटा हो जाएगा, छोटा होते ही ये इसमें खींचा हुआ आएगा और ये आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये अल्टरनेट ये जो ब्रिज बने हुए हैं ये अल्टरनेट एक अटैच होगा दूसरा डिटैच होगा, जो कि एटीपी और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस और एंजाइम की प्रेजेंस से ये संभव होगा जो एक्टोमायोसिन बनेगा वह। तो जैसे एक्टोमायोसिन बनेगा ब्रिज बनेगा, एक्टोमायोसिन डिसोसिएट हो जाएगा तो वो ब्रिज टूट जाएगा और रिलैक्सेशन होगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो अगर कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वह एक इसको जो एक्टोमायोसिन बनने का जो प्रोसेस है उसको रोक देंगे, उसको इनहिबिट करेंगे और इस कारण ये एक इनहिबिटर का काम करता है
मैग्नीशियम आयन, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी उसको रोक देगा और रिलैक्सेशन शुरू होगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये लगातार चलता रहेगा, और ये जो फिलामेंट है दोनों थिक और थिन, इसके ऊपर स्लाइडिंग होती रहेगी क्रॉस ब्रिज के थ्रू। तो इस तरह से इसमें मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा मसल्स की साइज छोटी होगी, और वह जो है जिस स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ा हुआ है उसको लीवर की तरह काम करते हुए एक फंक्शन होगा, वर्क होगा, और उस वर्क से जितने भी हमारे जो मूवमेंट हैं वो सारे उसके कारण ही हो रहे हैं। तो ये एक जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, जो बोन के साथ जुड़ी हुई मसल्स होती हैं, उसका एग्जाम्पल लेकर के इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को समझाया गया है। धन्यवाद।